Hey everyone, this is Shakuntala Garg. First of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Garg Classes. Hope you all are doing great. So guys, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इससे पहले जो है हमने बहुत सारे टॉपिक किए और मैं आपको बता दूं ये हमारी HRM यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो पार्ट है उसके कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे और देन हमारी ये कंप्लीट यूनिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन HRM का ये लास्ट टॉपिक ही है आपका, जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। देखो हमने जो है इससे पहले किया था जॉब एनालिसिस वगैरह, ये टॉपिक हमने किया। जॉब एनालिसिस के अंदर आपने पढ़ा था कि उसके दो पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब को एनालाइज करने के बाद में अब क्या किया जाता है, अब जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को भी तो चेक किया जाता है ना, कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो वो सब चीजें चेक करना आपके क्या कहलाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाती है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना किस चीज का, एम्प्लॉइज की प्रेजेंट जॉब कैपेबिलिटीज का एंड ऑल्सो हिज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय हिज सुपीरियर। कि यहाँ पर ये चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि एम्प्लॉय जो है वो प्रेजेंट जॉब पर है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी प्रेजेंट जॉब पर वो कितनी उसकी कैपेबिलिटी के साथ वर्क कर रहा है और उसका पोटेंशियल कितना है, कितनी वो फर्दर इन फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है, अपने सुपीरियर्स के द्वारा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जा सकती है। तो उस सब चीजों को चेक करना आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का समझ में आया कि जब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, वो आपका कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल आपको पता है कि जब क्या होता है, आपको कुछ भी प्लानिंग नहीं होती, सब कुछ अनप्लान तरीके से होता है, वो आपका इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल में क्या होगा, सब कुछ सिस्टमैटिक वे से चलता है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, एक सिस्टम से चलता है, वो आपका कहलाता है फॉर्मल अप्रेजल, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, जो इनफॉर्मल अप्रेजल है वो क्या होगा आपका, अनप्लैंड, जिसको कोई भी पहले प्लानिंग नहीं की हुई। जबकि अगर हम फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, ये इसको सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, किस लिए, रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली इवेल्युएट करना एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को, कि एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्म किया, उसको एक सिस्टम तरीके से और रेगुलर बेसिस पर उसको जो है आप क्या करोगे, चेक करोगे, इवेल्युएट करोगे, वो आपका कहलाता है इनफॉर्मल अप्रेजल। ओके, तो अब इनफॉर्मल अप्रेजल क्यों करते हैं, इनफॉर्मल अप्रेजल करने का क्या रीजन है। तो ये देखो, इनफॉर्मल अप्रेजल, सॉरी इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल, इनफॉर्मल में तो क्या होगा, नॉर्मली आपने जो है उसको उसके वर्क प्लेस पर जाकर चेक कर लिया कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कहीं वो लेजी तो नहीं हो रहा, वो सब चीजें आपके इनफॉर्मल में होगी। लेकिन फॉर्मल अप्रेजल क्यों किया जाता है और वो अच्छा क्यों होता है बजाय कि इनफॉर्मल के। तो देखो, जो फॉर्मल अप्रेजल होता है अगर आप वो करोगे ना, उसमें क्या करोगे, हर एक एम्प्लॉय की सिस्टमैटिक वे से उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे, तो ये रिड्यूस कर देगा क्या चीज, आपका चांस ऑफ बायसनेस। बायसनेस मतलब कि पार्शियलिटी, जो भी उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है। वरना तो क्या होगा, इनफॉर्मल में तो आप किसी एम्प्लॉय के अगर आपके उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आप बोलोगे इसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। जबकि फॉर्मल के अंदर सब कुछ सिस्टमैटिक वे से होगा तो कोई पार्शियलिटी का सिस्टम नहीं रहता और एक स्नैप जजमेंट आ जाती है, एक हर एक एम्प्लॉय के बारे में आपको एक स्नैपशॉट मिल जाता है कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऐसी है बट बाउंड टू यील्ड बेटर रिजल्ट। और उससे क्या है, आपकी जो है रिजल्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट क्या होते हैं, बेटर होते हैं, अच्छे रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के आपके मिलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब बात आती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की शुरुआत कब हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई, स्टार्टिंग क्या था। तो देखो, इसको सबसे पहले यूज किया गया कहाँ पर, सबसे पहले इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब वॉल्टर डिल स्कॉट जो कि यूएस की आर्मी है, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था और उन्होंने मैन टू मैन रेटिंग सिस्टम जो है इसको अडॉप्ट किया, ताकि वो क्या कर सके, अपने मिलिट्री पर्सोनल, जो उनके मिलिट्री में जितने भी उनके पर्सन काम कर रहे हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके, एक एक
के बेस पर, तो इसीलिए उन्होंने जो है मैन टू मैन रेटिंग सिस्टम को सबसे पहले यूज किया। लेकिन 1920 से लेकर 30 तक आते आते ये जो प्रोग्राम जो था ये कहाँ पर यूज होने लगा, ये जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर भी इसको यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पता लग गया कि बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जहां पर हम पूरी एम्प्लॉय के बिहेवियर को उसके वर्क बेस पर चेक करते हैं, जिसमें उसकी जॉब की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, उसके पोटेंशियल भी देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब यहाँ पर देखो, आपको ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई है ये बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये जो लाइंस है यही आपकी जो है असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में आती है। फिर आप बोलोगे कि मैम कहाँ से आए थे क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपकी ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। यहाँ पर जॉब की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर किसको किया जाता है इवेल्युएट, जॉब के ऊपर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को। ठीक है यहाँ पर जो एम्प्लॉइज जॉब के ऊपर है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, ना कि जॉब की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये आपका किस पर फोकस करता है, ये फोकस करता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, देन आता है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसके कुछ एक अनदर नेम भी है, जैसे कि परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, करियर डेवलपमेंट डिस्कशन और एम्प्लॉय अप्रेजल। तो ये सारे इसके क्या है, आपके अनदर नेम है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ठीक है, तो अब आती है इसके अंदर दो तरह के पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। फर्स्ट वन होता है आपका अप्रेजी एंड सेकंड वन आपका अप्रेजर। तो अप्रेजी कौन होता है, देखो अप्रेजी वो पर्सन होता है जिसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, वो पर्सन आपका कहलाता है आपका अप्रेजी। यहाँ पर कौन होगा, किसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो एम्प्लॉय आपका कौन हो गया, अप्रेजी हो गया। और अप्रेजर में कौन आएगा, अप्रेजर में वो पर्सन आता है जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करता है, जो कि इवेल्युएट करता है अप्रेजी को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। ये कौन हो सकते हैं, आपके सुपीरियर, आपके सबऑर्डिनेट, आपके कलीग्स जो पीयर्स होते हैं, आपके सेल्फ अप्रेजल भी आप कर सकते हो, और ग्रुप, ये सारे आपके जो है अप्रेजर होते हैं जो कि आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ एक परफॉर्मेंस के आपके मीनिंग दे रखे हैं कि आपका जो परफॉर्म वर्ड है वही आपका पूरी डेफिनेशन को क्लियर करता है, तो ये जस्ट देख लेना और कुछ नहीं। उसके बाद में आती है आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो इससे आपको थोड़ा और इसके बारे में जानने को मिलेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एम्प्लॉइज के द्वारा। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है, मतलब परफॉर्मेंस की जब भी आप इवेल्युएशन करो, उनकी परफॉर्मेंस चेक करो, तो सिंपल तरीके से करो ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि यस हमारी परफॉर्मेंस इस बेस पर चेक की गई है। ठीक है, ये जो है ये क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, टू बी अडॉप्टेड फॉर अप्रेजर एट रेगुलर इंटरवल। आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर चेक करते हो तो उसको रेगुलर बेस पर करो। रेगुलर बेस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो कि आप एक एक साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस चेक करोगे, क्योंकि अगर आप एक एक साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपकी, अगर आप एक एक साल में करोगे तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, उसकी कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर टाइम निकलने के बाद में अगर उनकी परफॉर्मेंस चेक करोगे फिर तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा उस चीज का, वो तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इट शुड क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो तो वो ऐसे होने चाहिए कि उससे कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यस हमारी परफॉर्मेंस चेक हो रही है, तो वो अच्छे से वर्क करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उनकी। ठीक है, और आपका जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला सिस्टम है उसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्विटेबल जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जानी चाहिए, जैसा जिसने वर्क किया वैसे ही उसको रिजल्ट दो, उसको रिवॉर्ड दो। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस के अंदर ले लेना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए आप क्या करो, उनके स्टैंडर्ड्स तो सेट करोगे, उनका परफॉर्मेंस जो उन्होंने किया वो भी चेक करोगे, उनको कंपेयर भी करोगे, तो एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस में लो, उनको यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हो, तभी आपको फिर बाद में उनके अकॉर्डिंग उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए। फिर आता है ये सिस्टम जो है ये सुटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। मतलब आप जैसा भी स्टैंडर्ड बनाओ तो आप जो है
है ये कुछ एक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाओ कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी नीड्स कैसी है, मोर एसेंशियली बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट, और बेसिकली आप लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। फिर आता है इट शुड बी एबल टू फुलफिल द डिजायर्ड पर्पज बाय लोकेटिंग पोटेंशियल फॉर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफर एक्सेट्रा। ये जो है ये क्या होना चाहिए, ये इसमें आप इतना एबल होना चाहिए, मतलब आप जो भी क्राइटेरिया सेट करो, जो भी स्टैंडर्ड सेट करो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वो इतना एबल होना चाहिए कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्पज को कंप्लीट किया जा सके, कि आपको जो है उसके अंदर ये भी देखो कि आपकी प्रमोशन जो करनी है आपने एम्प्लॉइज की, उसके लिए भी चांसेस हो, आप उनकी इंक्रीमेंट भी कर सको, उनकी प्लेसमेंट भी कर सको, ट्रांसफर भी कर सको। मतलब ये सारी चीजों का जो है इसके अंदर क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। मतलब आपका स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि आप इन सब चीज के बेस पर जो है आप अपना डिसीजन निकाल सको, उनको उनकी परफॉर्मेंस सेट करके। अगर किसी पर्सन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आप उसके बेस पर उसकी प्रमोशन करो, उसको इंक्रीमेंट दो। तो इस तरह से आपका जो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्राइटेरिया रहना चाहिए। यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग इज गिवन टू इवेल्युएटेड, स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है चेक करने के लिए, फॉर मेकिंग ए मोर इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बायस, ताकि कोई भी पार्शियलिटी ना रहे और सारा सिस्टम आपका इम्पार्शियल रहे। फिर आता है नेगेटिव अप्रेजल ऑफ एनी एम्प्लॉय शुड बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू हिम सो दैट ही कैन अडॉप्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि कोई परफॉर्मेंस ऐसी है, मतलब किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस नेगेटिव जा रही है, तो आपको उसी टाइम उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो उसको क्या कर सके, उसको सही कर सके, उसको करेक्ट कर सके, उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट ला सके। अब जैसे अगर मान लो आप लोगों के जो ये अगर नॉर्मल आप जो है एमसीक्यूज अडॉप्ट करते हो, एमसीक्यूज अगर अपने लगाते हो, उससे आपको पता लगता रहता है कि आपको कितना आता है। अगर आपको लगता है कि यस मेरे तो एवरेज मार्क्स भी नहीं बन रहे, तब क्या होगा, तब आपको जो है अपने अंदर से ही होता है कि नहीं यार अब मुझे और पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर लगता है कि नेगेटिव वो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, तो उनको उसी टाइम बताकर, ताकि वो अपनी आप में इम्प्रूवमेंट कर सके। फिर आगे आता है एम्प्लॉय जो है उसे क्या करना चाहिए, अलाउड टू गो इन अपील इन केस हिज परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नेगेटिव इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस को जो इवेल्युएट किया वो नेगेटिव में है और वो सेटिस्फाई नहीं है उस चीज से, मतलब उसे लगता है कि गलत जो है उसके मतलब उसको चेक किया गया है, तो उसके लिए उसके पास अपील करने का राइट होना चाहिए, उसके पास मतलब बताने का राइट होना चाहिए, अपना हक रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके द्वारा मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस को विन कर पाएगी। यस एम्प्लॉइज को होगा कि यस उनकी बातें सुनी जा रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स किसकी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्या है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, तो देखो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। सबसे पहले प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉइज को, किस बेस पर, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, उनके कॉम्पिटेंसीज के बेस पर। अब अगर ये लगेगा कि एक एम्प्लॉय जो है उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, जब उसको इवेल्युएट करने पर एम्प्लॉयर को पता लगेगा, तो ऑब्वियसली वो उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको अच्छी पोजीशन देगा। या फिर ऐसे लगता है कि एक एम्प्लॉय ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है कि वो जो है हायर लेवल की जॉब भी गेट कर सकता है, तो उस बेस पर उसको प्रमोट कर सकता है। तो इसीलिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन फंडा क्या होता है, एम्प्लॉइज की प्रमोशन करने के लिए ही परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफाई करना रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। देखो अगर ऐसा लगेगा एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय जो है वो उस सेट क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहा, तो उससे एम्प्लॉयर को पता लगेगा कि यस यहाँ पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इस एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी उनको तभी पता लगता है जब वो उनकी क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड कंफर्मेशन टू दोज एम्प्लॉय हु आर हायर्ड एज प्रोबेशनरी एम्प्लॉय। देखो प्रोबेशनरी एम्प्लॉय क्या होता है, प्रोबेशनरी एम्प्लॉय होता है जब परमानेंट जो है आपको जॉब पर नहीं रखा जाता। सपोज आपको जो है 1 साल के लिए जॉब पर रखा, ठीक है, और आपको जो है फिर ये कहा जाता है कि उसके बाद 1 साल के बाद हम आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर सेट करेंगे कि आपको जो है फर्दर मतलब रखना है या नहीं रखना। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज को पहले प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज के बेस पर रखा गया था, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके ही तो ये चेक किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है, उनको कंफर्मेशन दी जाती है कि आप जो है यहाँ पर रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है डिसीजन लेने के लिए, टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द हाइक इन एम्प्लॉय पे, इंसेंटिव एक्सेट्रा। आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज में, डिसीजन लेने में, किस चीज के रिगार्डिंग कि आपके एम्प्लॉयज जो है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड देने की जरूरत तो नहीं है, कहीं कहीं उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें भी चेक की जाती है। फिर क्या होता है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, और किसके लिए की जाती है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, ताकि दोनों को कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि उनको लगे, एम्प्लॉयज को लगे कि यस एम्प्लॉयर उनको चेक कर रहा है, उनको बता रहा है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, मतलब कम्युनिकेशन जो है उनकी अच्छी बनी रहती है आपस में। फिर आता है टू हेल्प एम्प्लॉय इन अंडरस्टैंडिंग वेयर दे स्टैंड इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, हेल्प करता है एम्प्लॉयज को ये समझने में कि उनकी परफॉर्मेंस लेवल पर वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अब आपको भी, अब अगर आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के हिसाब से आपकी परसेंटाइल आती है, तभी तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कितने स्टूडेंट्स के बीच में आपका नंबर कहाँ है, आपने कितने स्कोर किया है। तो ये सब आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने पर ही तो पता लगा ना। तो ये सब चीजें, ये जो है आपके क्या होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद में हमें जो आज टॉपिक करना है वो क्या है, इसके मेथड्स। मेथड्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो तरह के मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड्स के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपके जो है ये 10 मेथड्स दे रखे हैं, रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस, चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्राफिक स्केल, एसे, फील्ड रिव्यू एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और मॉडर्न मेथड के अंदर आपको 5 मेथड्स दिए हैं। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा मेथड ट्रेडिशनल मेथड है और कौन सा मेथड आपका मॉडर्न का पार्ट है, तो आपको ये भी लर्न होने चाहिए। तो आप क्या करना, आप ये मॉडर्न मेथड्स लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ओनली 5 मेथड्स गिवन है। तो मॉडर्न मेथड्स के नेम आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारे मॉडर्न मेथड है, तो बाकी जितने भी रह गए वो आपके कौन से होंगे, वो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होंगे। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम जो है एक एक करके पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको ज्यादा डिटेल से करेंगे, और जो आपके सिर्फ मुझे लगेगा कि आपको ओनली ओवरव्यू देना है उनको जो है हम थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला मेथड आपका आता है कौन सा, रैंकिंग मेथड। सबसे पहला मेथड होता है रैंकिंग, जो कि आपका ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट है। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है यहाँ पर क्या किया जाता है, एम्प्लॉइज को रैंक दी जाती है। कि मान लो रैंक का मतलब क्या है, कि मान लो आपके पास 1 से लेके 10 तक जो है एम्प्लॉई है, मतलब आपके पास 10 एम्प्लॉई है, तो आप उस 10 एम्प्लॉइज में से उनको रैंक दे दोगे। जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको 1 रैंक दे देना, जो सबसे ज्यादा लोअर पर है उसको 10th रैंक दे देना। ठीक है, इस तरह से आप जो है उनको रैंक देते चले जाते हो, कि जिसने जैसा परफॉर्म किया उस अकॉर्डिंग उनको रैंक देना। तो ये क्या है, आपका सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्मल सिस्टमैटिक मेथड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय को कंपेयर किया जाता है किसके, विद ऑल अदर, मतलब सबके साथ एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ वर्क। उनको एक ऑर्डर में प्लेस करने के लिए उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जिस एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया उस अकॉर्डिंग उनको एक जो है ऑर्डर में प्लेस करना। यहाँ पर एम्प्लॉयज को रैंक दिया जाता है हाईएस्ट से लोवेस्ट पे, और फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट। तो ये देखो यहाँ पर या तो ये कह दिया जाता है कि ये एम्प्लॉय ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दी, इस एम्प्लॉय ने लोवेस्ट परफॉर्मेंस दी, या फिर ये एम्प्लॉय बेस्ट है, ये एम्प्लॉय वर्स्ट है। तो इस तरह से उनको जो एक रैंक दे दी जाती है। आपने हमेशा देखी होगी, अब आपके पास भी बाय चांस अगर मान लो कोई भी कुछ भी लगा लो, अगर आपके पास बहुत सारे पेन है, सपोज अगर एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ एम्प्लॉय की नहीं, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। आपके पास बहुत सारे पेन है, उसमें से आप ये देखोगे यस ये पेन जो है मेरा महंगा है और ये सबसे अच्छा चलता है, ये मेरा सबसे टॉप लिस्ट में है। जो मेरा सस्ता सा 2 रुपए का पेन है और जो ऐसे ही चलता है वो मेरा जो है सबसे लोएस्ट लिस्ट में है। इस तरह से हम भी तो लिस्ट बनाते हैं ना, तो इसी तरह से एम्प्लॉयज को रैंक दी जाती है। ठीक है, तो जब भी
इस ऐसा करते टाइम जो एम्प्लॉय जो कि हाईएस्ट पर होगा ऑन द करेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड एंड आल्सो द वन हु इज लोवेस्ट आर इंडिकेटेड। तो आप उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको जो है हाईएस्ट पर या लोवेस्ट पर रखते हो। उसके बाद में फिर आप ऐसे ही नेक्स्ट हाईएस्ट एंड नेक्स्ट लोवेस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट करते रहते हो जब तक कि एम्प्लॉयज को आप रेट ना दे दो और उनको रैंक ना प्रोवाइड करो। ठीक है, सपोज करो अगर 10 एम्प्लॉय भी होंगे, उनकी अगर आपने अप्रेजल करनी है तो वहां पर आप जो है 10 रैंक दोगे उनको 1 से लेके 10 तक। इतना समझ में आया? इस तरह से रैंकिंग दी जाती है एम्प्लॉयज की। अब उसके बाद में यहाँ पर इसकी, लेकिन इस मेथड की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। देखो हर एक मेथड की अगर एडवांटेज होगी तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगी। तो इसकी लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखो ये हमें ये तो बताता है कि कितना, कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है, कौन सा एम्प्लॉय वर्स्ट है, लेकिन ये नहीं बताता कि हाउ मच, कि कितना एम्प्लॉय, मतलब उसको नंबर नहीं देता। सिर्फ इसने ये बता दिया ये टॉप पर है और ये आपका लोवेस्ट पर है, लेकिन किसने नंबर से इनके बीच में गैप है ये नहीं बताता। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक क्वालिटेटिव, मतलब आप इसको एक्सप्रेशन बता दिया, क्वांटिटी में ये आपको नहीं बताता। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट इसकी क्या है, टास्क ऑफ रैंकिंग इंडिविजुअल इज डिफिकल्ट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रेटेड। अगर सपोज करो आपके पास 100 एम्प्लॉयज है तो आप क्या ऐसे रैंक दे पाओगे? 1 2 3 4 5 सबको पहले चेक करो, उसके बाद में उनको रैंकिंग दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। उसके बाद में आता है, ये बहुत मुश्किल होता है कंपेयर करना एक इंडिविजुअल को दूसरे से, हैविंग वेरिंग बिहेवियरल ट्रेट्स। To remedy this defect, the paired comparison method of performance appraisal has been evolved. और एक सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज क्या है, देखो हर एक एम्प्लॉय का क्या है, बिहेवियर अलग अलग होता है, राइट। कोई एम्प्लॉय जो है उसका बिहेवियर आपको कैसा मिलेगा, किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा मिलेगा। तो आप जो है उनको, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो उनके अलग अलग वेरिंग बिहेवियर के बेस पर उनको नहीं रैंक दे सकते। अगर आपको एक एम्प्लॉय के अंदर सपोज उनका उसका बिहेवियर अच्छा लगा कि यस ये जो है फ्रेंकली है, दूसरा एम्प्लॉय है उसमें आपको ये लगा ये ऑनेस्ट है, अब इस बेस पर तो आप दोनों को रैंकिंग दोगे, तो ये तो गलत हो जाएगी ना। इस तरह से हम उनको रैंकिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए ही आपका जो नेक्स्ट मेथड जो कि क्या है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड आया, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही। तो अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट मेथड, दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो ये सबसे पहले तो आया क्यों था, क्योंकि जो आपने रैंकिंग मेथड किया उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड जो है ये आया था। अब पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होता क्या है, अब हमें ये देखना है, तो सुनो। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसका मेथड के अंदर each employee is compared with other employee on 1-to-1 basis। यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को दूसरे के एम्प्लॉयज के साथ एक के बाद एक कंपैरिजन किया जाता है। मैम ऐसे कैसे कंपैरिजन किया जाता है, जैसे देखो मान लो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वेट, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये यहाँ पर मैंने कोई भी नाम लिया, सीता, ओके, सीता, गीता, मीना, टीना, ये 4 पर्सन है, ओके। तो अब मुझे कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूंगी, सीता का कंपैरिजन करूंगी गीता के साथ, सीता का कंपैरिजन करूंगी मीना के साथ, और सीता का कंपैरिजन करूंगी टीना के साथ भी। ठीक है, इस तरह से मतलब हर एक एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ आपने कंपैरिजन करना है। अब तीनों का मतलब सीता के साथ हो गया, अब ऐसे ही गीता का जो है वो किसके साथ करना है, मीना के साथ, फिर आपको गीता का जो है वो किसके साथ करना है, टीना के साथ, फिर आपको जो है मीना का और टीना का करना है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना होता है, यहाँ पर पेयर बनाने होते हैं। एक ही एम्प्लॉय को हर एक के साथ कंपैरिजन करना जो है 1-to-1 बेसिस पर यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है एम्प्लॉयज का। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, सिर्फ एक ही ट्रेट के बेस पर, मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग गुण लोगे। अगर आप जो है इंटेलिजेंस के बेस पर इनमें कंपैरिजन कर रहे हो तो हर एक की इंटेलिजेंस लेवल को ही चेक करोगे। अगर आप पर्सनैलिटी के बेस पर कर रहे हो तो हर एक की सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करोगे, पर्सनैलिटी को ही चेक करोगे।
ठीक है। यहाँ पर जो रेटर है वो क्या है, इज प्रोवाइडेड विद अ बंच ऑफ स्लिप्स ईच कॉइनिंग पेयर ऑफ नेम्स, द रेटर पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द एम्प्लॉय हुम ही इंसाइडेड द बेटर ऑफ द टू। यहाँ पर क्या होता है, जो रेटर होगा, रेटर कौन होगा, जो कि यहाँ पर रेट्स प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा, बहुत सारी बंच ऑफ स्लिप्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें क्या करेगा, पेयर्स ऑफ नेम, मतलब पेयर बना बनाकर जो है वो बहुत सारी स्लिप डाल देगा और जो है उस पर टिक मार्क कर देगा एम्प्लॉइज का अगेंस्ट हु ही इंसाइडर द बेटर ऑफ द टू, कि उन दोनों में से कौन सा बेटर होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सीता और गीता का किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सीता बेटर है गीता से तो वो उस पर टिक मार के जो है उसकी बहुत सारी स्लिप्स बनाकर जो है डाल देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इनमें से टीना ने बेटर किया तो टीना पर टिक कर देगा। तो नंबर ऑफ टाइम दिस एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड एज बेटर विद अदर। तो अब जैसे सीता को गीता से भी किया, मीना से भी किया, टीना से भी किया, सपोज यहाँ पर सीता बेटर निकली, यहाँ पर भी सीता बेटर निकली, बट यहाँ पर टीना बेटर निकली, तो यहाँ पर जितनी बार एक एम्प्लॉय को कंपेयर करेंगे और वो बेटर निकलेगा, वो फिर उसके बेस पर उसको फाइनल रैंकिंग दे दी जाएगी। अब अगर तीनों के बेस पर क्या किया, सीता को तीनों से कंपैरिजन किया और सीता दोनों से क्या निकली, इंटेलिजेंट निकली, बजाय कि टीना से वो इंटेलिजेंट नहीं निकली, तो उस बेस पर हम ये क्या देंगे, उसको रेटिंग देंगे कि यस, दो से तो सीता बेटर है ना, तो इसका मतलब सीता जो है वो आपकी क्या करेगी, सेकंड रैंक होल्ड करेगी। इस तरह से यहाँ पर उनको रेट दी जाती है, इस बेस पर उसको जो है रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स जो है एक गिवन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो आप एक फॉर्मूला के द्वारा सर्टेन करोगे। कौन से फॉर्मूला के द्वारा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय में टू। तो ये फॉर्मूला है जिसके बेस पर आप जो है क्या करोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स को कैलकुलेट करोगे। अब जैसे कि सपोज करो, सबसे पहले तो यहाँ एन क्या है, एन होगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनको की इवेल्युएट किया जाएगा। सपोज यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कितने एम्प्लॉय है आपके पास, 5 एम्प्लॉयज है, अब उनको इवेल्युएट करना है, तो आप कितने पेयर बनाओगे, तो देखो एन आपने कितना लेना है, 5, 5 माइनस 1 डिवाइड बाय में 2, ठीक है। तो अब इसको निकालो, क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई में 4 दैट इज 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो आपके कितने पेयर बनेंगे, आपके 10 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। अगर 5 एम्प्लॉइज होंगे तो 10 पेयर बनेंगे। इस तरह से अगर मैं आपको कितने भी एम्प्लॉय दूं, अगर मैं आपको 10 एम्प्लॉय दूंगी तो कितने पेयर बनेंगे बताओ, 45 बनेंगे, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में 9 90 बाय में 2 दैट इज 45। तो अब आपके कितने पेयर बनेंगे, 45 पेयर बनेंगे। तो इस तरह से आप जो है पॉसिबल पेयर, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला के बेस पर। तो आपको इतना समझ में आया। पेयर्ड कंपैरिजन क्या कहता है आपका, पेयर्ड कंपैरिजन कहता है कि आप जो है 1 to 1 पेयर बना के जो है क्या करते हो, एक ही ट्रेड के बेस पर जो है आप उनके बीच में कंपैरिजन करते हो और उस बेस पर फिर आप क्या देते हो, उनको रेटिंग्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट वन दैट इज योर ग्रेडिंग मेथड। अब आता है आपका ग्रेडिंग मेथड। तो अब ग्रेडिंग मेथड क्या है, अब ये देखिए। तो in this method, certain category of worth are established in advance and carefully defined. There can be 3 category established for employee: outstanding, satisfactory and unsatisfactory. देखो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कैटेगरी, सर्टेन कैटेगरी जो है वो पहले से ही एडवांस में इस्टेब्लिश कर ली जाती है और फिर उसके बेस पर केयरफुली जो है उनको डिफाइन करने के बाद में जो है एम्प्लॉइज को उसके बेस पर कंपेयर करके उनके बेस पर इवेल्युएट किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी जो है एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने बनाई। एक तो क्या, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने। एक है सेटिस्फैक्ट्री, कि मतलब ऐसी परफॉर्मेंस है कि जो कि सेटिस्फाई कर रही है, उनके रिजल्ट के बेस पर जो है वो सही है। और एक होती है अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब कि जब उनकी जो है जितना उनको एक्सपेक्टेड था उससे भी डाउन जा रही है, वो आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री। तो देयर कैन बी मोर देन 3 ग्रेड्स, 3 से ज्यादा भी आप कितनी भी ग्रेड्स यहाँ पर दे सकते हो। आपने कई बार सुना भी होगा, हम कहते हैं ना कि एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह से आप कैटेगरी बनाते हो, या आप कैसे भी कैटेगरीज जो है बना सकते हो, कितनी भी उनमें ग्रेड्स दे सकते हो। तो फिर यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा इन ग्रेड्स के बेस पर ही, और एम्प्लॉय को एलोकेट भी किया जाएगा ग्रेड में, जो कि डिस्क्राइब करेगी उसकी परफॉर्मेंस को। अब कहते हैं ना कि जैसे अगर मान लो आपने बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए होंगे, क्वेश्चनर फॉर्म्स फिल किए होंगे, वहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर मान लो कौन सा बताऊं मैं आपको,
अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी चीज से रिगार्डिंग फॉर्म है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर ये पार्टी जो है इसमें ऐसा कुछ चेंजेस करे तो क्या आप एग्री करोगे, और यहाँ पर आपको जो है 4 कॉलम मिलेंगे। स्ट्रांगली एग्री, मतलब स्ट्रांगली एग्री मतलब हाँ आप बिल्कुल एकदम सहमत हो, या आप एग्री हो, या आप डिसएग्री हो, या स्ट्रांगली डिसएग्री कि बिल्कुल ही ज्यादा आप डिसएग्री हो, इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उस बेस पर आप जो है अपना क्या करते हो, डिसीजन देते हो। इस तरह से ही यहाँ पर जो है ग्रेड सेट की जाती है, और इन ग्रेड्स के बेस पर ही क्या है फिर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। इस तरह की ग्रेडिंग जो है वो कब की जाती है, सेमेस्टर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपके एग्जामिनेशन में सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, उस टाइम पर ये ग्रेडिंग की जाती है। और अगर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है पब्लिक सेक्टर के अंदर, लेकिन इसकी भी एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है, is that the rater may rate most of the employee on the higher side of their performance। yes, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, मोस्टली जो है रेटर जो इसमें रेट्स प्रोवाइड करता है वो एम्प्लॉइज को हमेशा हायर रेटिंग प्रोवाइड करता है। वो हमेशा आउटस्टैंडिंग या सेटिस्फैक्ट्री देता है, अनसेटिस्फैक्ट्री तो बहुत रेयर देता है। तो मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर बायसनेस की प्रॉब्लम आती है, बायसनेस की सिचुएशन आ जाती है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो है इश्यू रहता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको ग्रेडिंग मेथड क्या कहता है, जहां पर ग्रेड्स को यूज किया जाता है। आप कैटेगरीज बना देते हो और उसके बेस पर जो है उनको क्या करते हो, ग्रेडिंग देते हो, उसके बेस पर उनको इवेल्युएट करते हो। फिर उसके बाद में आता है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये सारे पहले तो बताओ कौन से मेथड चल रहे हैं आपके, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, ये सारे आपके ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इससे पहले हमने अभी रैंकिंग मेथड कर लिया, उसके बाद में पेयर कंपैरिजन किया, देन ग्रेडिंग किया। और अब फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो ये मेथड किन्होंने इवॉल्व किया, इवॉल्व बाय टिफिन। टिफिन जो नेम है पर्सन का, उन्होंने वो इसको लेकर आए टू एलिमिनेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एट अ हायर एंड ऑफ द स्केल। तो जो आपकी ग्रेडिंग मेथड की जो ड्रॉबैक थी ना, कि एम्प्लॉयज को मोस्ट ऑफ हायर रेटिंग दी जाती थी, हायर लेवल की रेटिंग दी जाती थी, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अब आपका आया फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ये मेथड क्या एज्यूम करता है, ये एज्यूम करता है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस लेवल जो है ना, वो क्या करे, कन्फर्म्स टू ए नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है आपके नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर कंफर्म करे, जैसे कि 10, 20, 40, 20 एंड 10%। मतलब आप जब एम्प्लॉय की जो डिस्ट्रीब्यूशन दो ना, उसकी जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो, तो आप उसको ग्रेडिंग मत दो, आप उसको परसेंटेज में दो कि एम्प्लॉय ने 90% वर्क अच्छा किया, एम्प्लॉय का 20% वर्क अच्छा है। तो आप उसको इस तरह से परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो ताकि अच्छे से क्या हो सके, उसकी इवेल्युएट किया जा सके, अगर आप उसको स्टैटिस्टिकल नंबर्स में दोगे तो इसीलिए ये जो है ये क्या कहता है, ये यूजफुल होगा किसके लिए, अगर आपने लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस जो है उसको इवेल्युएट करना है, एंड प्रोमो एबिलिटी, उसकी प्रमोशन एबिलिटी चेक करनी है। और ये क्या करता है, बायसनेस को भी रिड्यूस करता है, जो आपकी प्रीजुडिस आती है, जो आपके पार्शियलिटी आती है, उस चीज को भी जो दूर करता है। तो बेसिकली आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है, ये आपको बोलता है कि आप जो है ग्रेडिंग की बजाय क्या यूज करो, आप स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करो उनको इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है समझना, और इजी भी होता है इसको अप्लाई करना। और इसके अंदर लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक क्या है कि that improve similarly no single grade would rise in a rating, कि इसके अंदर एक भी जो है ग्रेड को नहीं, रेटिंग करते टाइम एक भी ग्रेड नहीं दी जाती, सिर्फ सारी परसेंटेज में ही इसको दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब क्या है, इसमें मतलब हम ग्रेड के बेस पर आप बिल्कुल एकदम आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं कह सकते। अगर सबकी परफॉर्मेंस अगर 80% है तो सब एक ही ग्रेड में आ जाएंगे। तो इसके अंदर बस ये इसकी ड्रॉबैक रहती है इसके अकॉर्डिंग। तो इतना समझ में आया। अभी ये जो 4 मेथड हमने किए, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, स्टैटिस्टिकल नंबर के अंदर उनको ग्रेडिंग देनी है। अब आएगा फोर्स्ड चॉइस मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, सबसे पहले ये मेथड कौन लेकर आए, आपके जेपी गुलिफोर्ड। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रेटर्स रेट हाउ इफेक्टिवली अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड एंड ईच इंडिविजुअल बीइंग इवेल्युएटेड। तो इसमें क्या आएगा आपका, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दे दी जाती है,
सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है और रेटर्स जो है वो क्या करते हैं, रेट्स देते हैं उन स्टेटमेंट के बेस के ऊपर ही कि किस तरह से स्टेटमेंट जो है हर एक इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करेगी, इस तरह से इवेल्युएट करना। ये जैसे कि आपको जो है जब आप छोटे थे तो आपको टीचर स्कूल की तरफ से एक फॉर्म मिलता था जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या आपका बच्चा डेली नहाता है, क्या आपका बच्चा डेली ब्रश करता है, क्या आपका बच्चा डेली पढ़ाई करता है। तो वहां आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जाती थी और उसके बेस पर जो है टिक मार्क किया जाता था, यस नो आपके पेरेंट्स करके देते थे। तो वो क्या सिस्टम था, वहां पर उसके बेस पर क्या किया जाता था, एम्प्लॉइज की मतलब आपके बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती थी कि बच्चे ने कितना कितना वर्क किया और कितना कितना नहीं किया। तो वहां पर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट थी, उसके बेस पर इवेल्युएट करना होता था। तो वही यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी क्या किया जाता है, बहुत सारी स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट के बेस पर चेक किया जाता है क्या एम्प्लॉय ये काम करने में कैसा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कैसा है। ठीक है, पॉजिटिव भी होती है वो स्टेटमेंट आपकी, नेगेटिव भी होती है और उसके बेस पर फिर जो है इवेल्युएशन किया जाता है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं किसकी, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की, तो कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट लाइक गिव गुड एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स, कि सबऑर्डिनेट्स जो है आपके उनको गुड और क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉय या नहीं देता, या कैन बी डिपेंड अपॉन टू कंप्लीट और एनी जॉब असाइन, क्या आपका एम्प्लॉय जो है वो क्या है कि कोई भी जॉब अगर उसको दी है उसको कंप्लीट करने के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके बेस पर जो है एम्प्लॉइज को रेटिंग दी जाती है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा, मेक प्रॉमिसेस बियॉन्ड हिज लिमिट टू कीप दीज या इंक्लाइंस टू फेवर सम एम्प्लॉय, कि मतलब अगर किसी नेगेटिव स्टेटमेंट में ये होता है कि कहीं किसी एम्प्लॉय को फेवर तो नहीं किया जा रहा या प्रोमिस तो नहीं किए जा रहे जो कि उनके लिमिट से बाहर हो। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है और उसके बेस पर जो है वो क्या किया जाता है, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। ओके, तो ये था आपका फोर्स्ड चॉइस मेथड। ये जो आपके एक दो मेथड जैसे मैंने ये करवाया, फोर्स चॉइस, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जस्ट आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है आपका चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या आता है, सिर्फ यस और नो। चेकलिस्ट मेथड में जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यस और नो के अंदर ही पुटअप किए जाते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है चेकलिस्ट मेथड का, ईज द इवेल्युएशन बर्डन अपन द रेटर, कि ताकि जो रेटर्स है, रेट्स जो देते हैं आपके जो एम्प्लॉय को जो रेट्स प्रोवाइड करते हैं सुपीरियर्स, उनके बर्डन को कम किया जा सके। तो इसके अंदर भी क्या होता है, आपके पास सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होती है लेकिन उनके आंसर यस और नो के अंदर ही प्रिपेयर किए जाते हैं एचआर डिपार्टमेंट्स के द्वारा। ठीक है, और जो चेकलिस्ट होती है उसको फिर बाद में रेटर्स को प्रेजेंट किया जाता है कि वो क्या करे, कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर जो भी उनको लगते हैं सही है उसके बेस पर, जो भी अप्रेजी एम्प्लॉय के लिए जो सही होंगे उसके बेस पर वो क्या करे, उसको टिक करते रहे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, उसके अंदर उनकी इंपॉर्टेंस, हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होगी, हर एक क्वेश्चन जो है वो मतलब वैल्यू रखेगा, उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, और बाद में जब चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है ना, फिर वो किसको भेज दी जाती है, एचआर डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है कि फाइनल स्कोर जो है आप जो है इसके बेस पर, सभी क्वेश्चंस के बेस पर फाइनल स्कोर प्रिपेयर बना दो। ठीक है, अब जैसे ये चेकलिस्ट होती कैसे, यहाँ देखो एक सैंपल चेकलिस्ट यहाँ पर हमने बना रखी है। देखो इसमें जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये कंप्लीटली आपकी उसकी जैसी है, जैसे मैंने लास्ट आपको फोर्स चॉइस के अंदर आपको एग्जांपल दिया, लेकिन फोर्स चॉइस के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपके जो आंसर्स होंगे वो सिर्फ यस नो में होंगे, वो जो है आपके लाइंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स होंगे वो आपके सिर्फ यस और नो में ही होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाए कि क्या आपका एम्प्लॉय जॉब पर रेगुलर आता है, तो यस और नो बताओ, क्या वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्या उसने कभी मिस्टेक्स की है या नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और इसमें यस और नो के आंसर्स दिए जाते हैं। तो ये होती है आपका चेकलिस्ट मेथड। क्लियर, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब ये चेकलिस्ट मेथड, जब ये चेकलिस्ट पूरी तैयार हो जाती है ना, बाद में ये जो है एचआर डिपार्टमेंट के पास भेज दी जाती है कि आप इसकी फाइनल जो है आंसर्स बना दो, फाइनल इसका स्कोर्स बता दो, किस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उनके कितने यस है कितने नो है उसके बेस पर। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आती है जो कि क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, असेंबल, एनालाइज एंड वेट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंट्रीब्यूशन
फ्रॉम अ कॉस्ट स्टैंड पॉइंट ऑल्सो दिस मेथड में बी इनएफिशिएंट पर्टिकुलरली। देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, अब इतने सारे क्वेश्चंस है हर एक एम्प्लॉइज के लिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देना, और हो सकता है एम्प्लॉयर को भी इतना ना पता हो एम्प्लॉइज के बारे में, तो ये बहुत मुश्किल होता है इन सबको असेंबल करके इनको एनालाइज करना और फिर इनका आंसर्स देना। ठीक है, और साथ में अगर हम कॉस्ट के पॉइंट से बोले तो भी इनएफिशिएंट है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है ये, क्योंकि बहुत सारी जॉब कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और चेकलिस्ट जो क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है हर एक जॉब कैटेगरी के लिए अलग अलग, तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा, आपके एफर्ट्स भी लगेंगे, इसीलिए ये कहीं ना कहीं कॉस्टली भी हो जाएगा। ओके, आ गया चेकलिस्ट मेथड समझ में? तो ये थे हमारे मेथड। उसके बाद में आपका मेथड बचता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जस्ट अ मिनट। तो अब आता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो अब ये क्या मेथड है आपका, सुनो। ये मेथड जो है, इस मेथड के अंदर जो रेटर जो है, जो आपके एम्प्लॉयर जो है, वो किस चीज पर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं उन की और क्रिटिकल बिहेवियर्स दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग अ जॉब इन अ नॉट वर्थी मैनर। देखो मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ गई, तो उसके अंदर जो है एक एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म करता है उस चीज पर ये ज्यादा फोकस करते हैं, उस चीज पर ज्यादा टेंशन देते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल नाम से ही पता लग रहा है ना, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, कि मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कब, जब क्रिटिकल कोई सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जहां पर हर कोई एम्प्लॉय एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, उस टाइम पर उनके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो है ये वाली आपकी जो है मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो है वो आपके क्या है, 3 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जब भी इसको अप्रेजल करने की बात आती है। तो ये 3 स्टेप कौन कौन से है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, अ लिस्ट ऑफ नॉट वर्थी ऑन द जॉब बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंट इज प्रिपेयर्ड। मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है जो जो मतलब एक अच्छे और बुरे, गुड और बैड, कोई भी जो आपके क्या है जॉब के बिहेवियर है, मतलब स्पेसिफिक इंसिडेंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी सिचुएशन आई है, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज हुई, या कोई भी एकदम से वर्क का बर्डन आ गया, कोई भी एकदम से बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया, तो इस तरह से जो है आपने ना कुछ एक लिस्ट बना ली कि ये जो टॉपिक्स है या ये जो सिचुएशंस है जो एकदम से आती है, उस टाइम पर कैसे हमारे एम्प्लॉयज जो है वो उसको डील करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स देन असाइन वेटेज और स्कोर टू दीज इंसिडेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिजायरेबिलिटी टू परफॉर्म अ जॉब। अब जो एक्सपर्ट के जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इन्हीं जो लिस्ट आपने बनाई है ना, जो ये सिचुएशंस आपने क्रिएट की है कि ये सिचुएशन आ सकती है, उनको ये क्या देते हैं, उनको वेटेज या स्कोर्स असाइन करते हैं उनके इंसिडेंट को देखते हुए कि कौन सी सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है उसको ज्यादा वेटेज देना, जो कम है उसको कम वेटेज देना, इस तरह से वेटेज या स्कोर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके बेस पर एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, जो चेकलिस्ट अभी मैंने बताई, जिसमें ये बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि वर्कर अच्छा है या बुरा है, वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो एक इंसिडेंट जो है वो उसकी लिस्ट बना ली कि ये सिचुएशन आ सकती है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकती है। फिर उसके बेस पर जो है एक्सपर्ट क्या करेंगे, उन्हीं सिचुएशंस को असाइन करेंगे मार्क्स, कि लाइक सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो आप उसको 10 मार्क्स दे दिए कि उस टाइम पर एम्प्लॉय कैसे डील करेगा, कोई बिग ऑर्डर आ गया तो उस टाइम पर एम्प्लॉय अपने परफॉर्म कैसे करेगा, उसको भी उस जॉब को 8 मार्क्स का रख दिया। इस तरह से जो है जॉब को जो है मार्क्स असाइन करना, और फिर उसके बाद में लास्ट में जो है चेकलिस्ट बनाना जिसके बेस पर जो है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मतलब मार्क्स दिया जाता है चेकलिस्ट के बेस पर कि एम्प्लॉय ने गुड किया या बैड किया परफॉर्म, उसके बेस पर आप एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ठीक है, तो वो चेकलिस्ट में क्या होगा, रेटर्स जो है वो क्या करेंगे, वर्कर्स को इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है इस रेटिंग का, अप्रेज करना वर्कर हु कैन परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली इन क्रिटिकल सिचुएशन। बेसिकली यहाँ पर देखा ही क्या जाता है, ये चेक किया जाता है कि क्रिटिकल सिचुएशंस अगर आती है, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशंस आती है, तो उस टाइम पर एम्प्लॉय अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज मोस्ट पीपल जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में तो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई क्रिटिकल सिचुएशंस आती है ना, तो वो बिल्कुल डगमगा जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो जाती है।
तो उस चीज को चेक करने के लिए ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक भी क्या है, वो क्या है, regularly write down the critical incident which become time consuming and burdensome for evaluator। अगर डेली डेली ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स लिखने पड़े और मतलब कि रेगुलरली राइट डाउन करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत बर्डन वाला हो जाएगा इवेल्युएटर्स के लिए, जो कि इवेल्युएट करेंगे, मैनेजर्स हो सकते हैं या कोई भी। तो उससे क्या है, जो नेगेटिव इंसिडेंट्स जो होते हैं वो क्या है, कई बार पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये क्या है, रेटर्स का इन्फ्लुएंस होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल होंगे। इसलिए मेथड इज सब्जेक्ट टू ऑल द लिमिटेशन रिलेटिंग टू सब्जेक्टिव जजमेंट। तो बेसिकली देखो अब क्या है, हर एक जो भी लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि ये सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहां पर जो एम्प्लॉई है वो क्या है, हेक्टिक हो सकता है। तो हर एक जो पर्सन जो भी वो लिस्ट तैयार करेगा वो अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको सेट करेगा। किसी के लिए कोई भी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होगी, किसी के लिए वो नहीं होगी। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर भी क्या आती है, आपकी पर्सनल जजमेंट जो है वो मेन रोल प्ले करती है। मतलब यहाँ पर भी जो है बाइसनेस आ जाती है, आप जो है पार्शियलिटी कर सकते हो। तो बेसिकली यही इसकी डिसएडवांटेज है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर, क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर एक एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस कैसे करता है उस चीज को चेक करना आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड क्या होता है, देखिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड सिंपलेस्ट टेक्निक है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करने की। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर रेटिंग स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर रेटिंग स्केल। और इस मेथड के अंदर जो प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म जो है उसको यूज किया जाता है हर एक एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो अब इसमें क्या है, देखो आगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, फॉर्म लिस्ट, मतलब जो एक फॉर्म बनाया जाता है ना, पहले तो यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म बनाया जाता है। ओके, फिर जो ये फॉर्म की जो लिस्ट होगी उसमें जो है एक साइड ट्रेड्स लिखे जाते हैं, मतलब कि उनके क्या क्वालिटी, क्या रिलायबिलिटी होगी, और दूसरी तरफ जॉब की परफॉर्मेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जाएगी, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री से आउटस्टैंडिंग। जैसे हमने ग्रेडिंग किया था, ग्रेडिंग में ग्रेड्स दी जाती है ना, कैटेगरीज बनाना, इस तरह से इसमें एक साइड तो क्या होगा, आपकी ट्रेड्स होंगे और दूसरी साइड आपकी कैटेगरीज बनाई जाएगी, और फिर उसके बेस पर जो है रेटिंग दी जाएगी पॉइंट्स के अंदर। और बेसिकली 5 पॉइंट स्केल्स को ही यूज किया जाता है रेटिंग देने के लिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ, ये देखो एक साइड क्या है, आपको परफॉर्मेंस के फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब आपको क्वालिटी ट्रेड्स दी गई है, लाइक वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो क्या है, एक्यूरेसी, स्किल्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ वर्क। फिर नेक्स्ट में आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क दे दिया। इस तरह से परफॉर्मेंस के फैक्टर दे दिए जिनके बेस पर आपने चेक करना है, और यहाँ पर आपको रेटिंग देनी है। रेटिंग के लिए देखो आपको 5 जो है यहाँ पर कैटेगरीज बनाई है ग्रेडिंग की, जैसे कंसिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्ट्री, ओकेशनली अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, समटाइम्स सुपीरियर, समटाइम्स जो है वो क्या है, कंसिस्टेंटली सुपीरियर। इस तरह से जो है आपको 5 रेटिंग दी है, और इसके बेस पर जो है एम्प्लॉइज को चेक करके जो है उनको जो पॉइंट्स दिए जाते हैं। लाइक मैंने इसको पॉइंट दे दिया, यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट दे दिया। फिर देखा जाता है कि जिस भी एम्प्लॉइज को ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उसके बेस पर जो है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आगे, फिर जो रेटर जो है वो क्या है, रेट देगा कैसे, हर एक एम्प्लॉय को उसके स्कोर्स चेक करके, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को बेस्टली डिस्क्राइब करेंगे उसके हर एक ट्रेट के बेस पर, और उसकी वैल्यू जो उसको असाइन की है उसके बेस पर। तो ये होता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब होता तो वही है कि आपको कैटेगरीज बना दी जाती है ग्रेडिंग की तरह, लेकिन यहाँ पर 5 पॉइंट स्केल्स होते हैं, और यहाँ पर जो है ये क्या है, परफॉर्मेंस फैक्टर्स अलग अलग होते हैं जिनके बेस पर, हर एक फैक्टर्स के बेस पर जो है इसको क्या है, इनको पॉइंट्स मिलते हैं, और बाद में उन्हीं पॉइंट्स को काउंट करके उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये क्या है, अच्छा होता है किसके लिए, मेजर करने के लिए बहुत सारी जॉब बिहेवियर जो है एक एम्प्लॉइज की। हाउएवर इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू रेटर बायस व्हाइल रेटिंग एम्प्लॉय बिहेवियर एट जॉब। ये जो है ये क्या होता है, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपकी पार्शियलिटी वाला सिस्टम आता है, रेटर जो है उसकी बायसनेस आती है, लेकिन फिर भी जो ये मेथड जो है ये क्या है, ऑलमोस्ट आपका सुटेबल होता है। occurrence of ambiguity in design MG the graphic scale result in bias in appraising the employee's performance। मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पर अनक्लैरिटी भी आ जाती है। देखो हर एक मेथड के ये आपके डिसएडवांटेज तो आपको मिलेगी, लाइक पार्शियलिटी होना, अनक्लैरिटी होना, बट फिर भी आपका जो है ये मेथड अच्छा है अगर आपने जो है हर एक उसकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग उसको नंबरिंग देनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट करना है तो। ओके,
तो ये कौन से मेथड चल रहे हैं आपके अभी तक? ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ही आपके 3 मेथड और रहते हैं, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो एसे मेथड तो देखो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ये चेक करने का। यहाँ पर रेटर क्या करेगा, एक पूरा एसे में लिख देगा एम्प्लॉय के बारे में, मतलब हर एक एम्प्लॉय के बारे में वो क्या करेगा, पूरे एसे में लिख देगा कि इस एम्प्लॉयज की क्या क्या स्ट्रेंथ है, इस एम्प्लॉयज की क्या क्या वीकनेस है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, पोटेंशियल कैसा है, सजेशन देगा इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब पूरे एम्प्लॉय का बायोडाटा लिख के उसकी सजेशन, इंप्रूवमेंट सब कुछ एक ऐसे में लिख देगा। यहाँ पर वो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी लिखेगा और साथ में उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई ये मेथड सबसे इजी होता है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। एम्प्लॉयर को जैसा एम्प्लॉय के बारे में पता है, जैसा उसे लगता है, वो एज इट इज वैसा लिख देता है। लेकिन ये इसकी भी ड्रॉबैक्स है। अब इसकी ड्रॉबैक्स कहोगे मैडम इसकी भी क्या ड्रॉबैक्स होएगी? ऑब्वियसली इसकी ड्रॉबैक है क्योंकि इसका कोई प्रेस्क्राइब स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी पार्शियलिटी हो सकती है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेंथ और कंटेंट इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो उसके बेस पर उसकी जो आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पूरी अच्छी तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाते। यहाँ पर जो क्वालिटी जो होती है अप्रेजल की, वो डिपेंड करती है रेटर्स की राइटिंग स्किल्स पर देन द अप्रेजल एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यस, यहाँ पर मतलब जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो कैसा लिखता है उसके बेस पर जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, ना कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस डिपेंड करती। तो इसीलिए ये जो है आपका अच्छा मेथड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर पार्शियलिटी भी आती है, यहाँ पर जो है कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट भी नहीं है। और यहाँ पर देखो क्या है, आपको पता है आपका ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटिव होता है, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही देता है एम्प्लॉयज के बारे में, कोई क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पर नहीं होता, और इसी वजह से यहाँ पर पार्शियलिटी की प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, तो ये था आपका ऐसे मेथड जहां पर सब कुछ जो है एक ऐसे के अंदर एम्प्लॉयज के बारे में बता दिया जाता है। फिर आता है आपका फील्ड रिव्यू मेथड। अब फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है, देखो, when there is a reason to suspect rater biasness or his or her rating appears to be quite higher than other, these are neutralized with the help of review process। देखो क्या होता है कि अगर ऐसे लगता है कि एम्प्लॉइज जो है ना उसमें पार्शियलिटी की गई, उनको जो रेटिंग दी गई है ना वो बहुत ज्यादा दे दी जबकि उसको इतनी नहीं मिलनी चाहिए थी, तो उन सबको दोबारा से ठीक किया जा सकता है एक रिव्यू प्रोसेस करके। कहते हैं ना, अगर एक बार एक एम्प्लॉयर ने रेटिंग दे दी तो उसका जो सुपीरियर होगा वो दोबारा से उस चीजों को चेक करे ताकि कोई भी एम्प्लॉयर जो है पार्शियलिटी ना कर सके। तो रिव्यू प्रोसेस कौन करता है, आपका पर्सनल ऑफिसर्स करता है एचआर डिपार्टमेंट में। तो ये सारी जो भी लिमिटेशन अभी आपके सारे मेथड्स की आई कि पार्शियलिटी की जाती है, उन सबको रिमूव करने के लिए आपका फील्ड रिव्यू मेथड होता है। ठीक है, तो ये जो रिव्यू प्रोसेस होती है इसके अंदर कुछ एक एक्टिविटीज की जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंटर रेटर डिसएग्रीमेंट। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो रेटर्स है उनके बीच में डिसएग्रीमेंट कहाँ आ रहा है, मतलब कि एम्प्लॉय को जो रेटिंग दी गई और एम्प्लॉयर ने जहां दी, तो कहाँ पर उनके बीच में इशू आ रहा है, एम्प्लॉय कहाँ पर क्या बोल रहे हैं और एम्प्लॉयर क्या बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है, हेल्प द ग्रुप अराइव एट कंसेंसस। ये क्या है, हेल्प करते हैं उनको रिव्यू करके कि ग्रुप जो है वो सारे एक ही सहमति पर आ जाए, दो सारे एक ही पॉइंट पर सहमत हो जाए। और ये भी चेक करता है, इंश्योर करता है कि हर एक रेटर जो है ना वो क्या करे, कंसीव ऑफ द स्टैंडर्ड सिमिलरिटी, कि हर एक रेटर एक स्टैंडर्ड जो है उसको अचीव करे, मतलब स्टैंडर्ड के बेस पर ही जो है वो रेटिंग प्रोवाइड करे। तो इसीलिए ये जो फील्ड रिव्यू जो मेथड है, यहाँ पर बेसिकली पूरी प्रोसेस को दोबारा से रिव्यू किया जाता है ताकि जो भी मेथड को, चाहे किसी भी मेथड को अडॉप्ट करके जो है रेटिंग दी गई हो, उसको जो है दोबारा से चेक करना कि कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी बाइसनेस किया है, कोई भी पार्शियलिटी की है, तो उसको दूर किया जा सके। तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग तो होती है, लेकिन supervisor generally resent what they consider the staff interference, hence the method is not widely used। यहाँ पर जो सुपरवाइजर जो होते हैं वो दोबारा से क्या कर देता है, जो भी उसके स्टाफ ने सजेशन दिया होता है, जो स्टाफ ने जो भी उसके मतलब रिजल्ट निकाला होता है, वो दोबारा से उसी को ही सेंड कर देता है। इसीलिए ये मेथड ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ओके, ये है आपका फील्ड रिव्यू मेथड। उसके बाद में आती है आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब ये क्या है, देखो,
ये एक ट्रेडिशनल वे है किसको अप्रेजल चेक करना है, इवेल्युएट करना है एम्प्लॉइज को। बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को चेक किया जाता है। यहाँ पर इवेल्युएशन किसके द्वारा किया जाता है, उसके इमीडिएट बॉस के द्वारा या सुपरवाइजर के द्वारा, फॉर गिविंग इफेक्ट टू प्रमोशन एंड ट्रांसफर। उसको प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए, देखो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको दोबारा दोबारा इवेल्युएट करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल सके, उनका ट्रांसफर किया जा सके। तो यूजुअली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो है वो डिवाइस किया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ के लिए, वीकनेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, एटीट्यूड, करेक्टर, अटेंडेंस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा रिपोर्ट। मतलब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि क्या होती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट रिपोर्ट होती है। उसके अंदर सारा रिटर्न के अंदर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का सब कुछ लेखा जोखा होता है, जहां पर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ भी लिखी होती है, उसकी वीकनेस भी लिखी होती है, कहीं उसने कुछ इलीगल काम तो नहीं किया, उसका इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। और उसके बेस पर ही एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, फर्दर प्रमोट या फिर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारे मेथड थे गाइज आपके ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हमने सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मॉडर्न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि ट्रेडिशनल के, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने रैंकिंग पढ़ लिया, जहां पर रैंक दी जाती है 1 2 3 4 इस तरह से। पेयर्ड कंपैरिजन में 1 to 1 कंपैरिजन किया जाता है उनकी एक ही ट्रेड के बेस पर। ग्रेडिंग के अंदर उनको कैटेगरीज बना दी जाती है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, उनके बीच में बताइए कि जो ग्रेडिंग की प्रॉब्लम थी कि वहां पर सिर्फ ग्रेडिंग थी, कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने बोला आप स्टेटिस्टिकल डेटा को यूज करो, ठीक है। फिर फोर्स चॉइस आ गया, फिर चेकलिस्ट मेथड आया, देन क्रिटिकल, ग्राफिक स्केल, एसे, फील्ड रिव्यू एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम मॉडर्न मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।